Hello dear friends, my name is Akib Rasool and I welcome you all in today's session. So today this is our session number 2. तो लास्ट सेशन में हमने तकरीबन 30 क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व किए थे। तो आज के सेशन में हम नेक्स्ट 30 to 40 क्वेश्चन जो है वो आज हम सॉल्व करेंगे। और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ प्रोपगेशन, या हम कहेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है, जिसमें आपने पढ़ा था ग्राउंड वेव, स्काई वेव, ठीक है, स्पेस वेव प्रोपगेशन, और उसके बाद है सेकंड फिर फेडिंग और टाइप्स ऑफ फेडिंग। तो आज के जो क्वेश्चन जो है वो इसी पे बेस्ड होंगे, टाइप्स ऑफ प्रोपगेशन और फेडिंग जो है इसी पे वो बेस्ड हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जो हमारा बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है, टेलीकम्युनिकेशन, उसमें कुछ 5-8 क्वेश्चन रह गए थे लास्ट लेक्चर में। तो पहले हम वो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखेंगे, प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम रिसीव्ड कैरियर इज नोन एज। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिससे हम रिकवर करते हैं इंफॉर्मेशन सिग्नल। और इंफॉर्मेशन सिग्नल कौन सी सिग्नल है, जो आपकी मैसेज सिग्नल होती है। क्या होती है? मैसेज सिग्नल। और ट्रांसमीटर एंड पे क्या करते हैं, इस मैसेज सिग्नल को हम करते हैं सुपर इम्पोज किसके साथ, एक कैरियर के साथ, और उसको हम कहते हैं फिर मॉड्यूलेशन। और ये मॉड्यूलेटेड वेव जो है वो हम फिर यहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं, और फिर रिसीवर एंड पे क्या करते हैं, फिर इस कैरियर को अलग निकालते हैं और इस मैसेज सिग्नल और इन्फॉर्मेशन सिग्नल को हम अलग निकालते हैं। तो यही कह रहा है कि यहाँ पे कि प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग इन्फॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम रिसीव्ड कैरियर इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी, सिलेक्टिविटी, डीमॉड्यूलेशन या फिडेलिटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, वो आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डीमॉड्यूलेशन। सो डीमॉड्यूलेशन इज द अपोजिट ऑफ मॉड्यूलेशन। तो ये क्वेश्चन रह गया था लास्ट लेक्चर में। तो देखिए जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अप टू विच फ्रीक्वेंसी द ग्राउंड वेव प्रोपगेशन इज यूज्ड फॉर, यानी कि किस रेंज तक, किस फ्रीक्वेंसी रेंज तक हम यूज करते हैं क्या, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। ठीक है, और ग्राउंड वेव प्रोपगेशन जो है इसका एक और नाम है, वो क्या है, वो है सरफेस वेव प्रोपगेशन। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे दैट इज 2 मेगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज, 30 मेगाहर्ट्ज या 30 गीगाहर्ट्ज। देखिए 2 मेगाहर्ट्ज और 30 गीगाहर्ट्ज ये क्या है, ये है हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, तो लेकिन ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में जो है हम यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी रेंज हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, दैट इज 2 मेगाहर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, तो बात हो रही है किसकी, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन की, विच कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज शॉर्ट सर्किटेड व्हेन इट इज इन कंटेक्ट बाय अर्थ। देखिए ऑलरेडी हमने पढ़ा है जो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन है, जहाँ पे जो वेव्स जो होते हैं ग्राउंड वेव्स, वो चलती है अलॉन्ग द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये पहले आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो ये ग्राउंड वेव्स होती हैं इनके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक होता है आपका वर्टिकल कंपोनेंट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो हमें बताना है इन कंपोनेंट्स में से हॉरिजेंटल या वर्टिकल या दोनों, कौन सा कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज शॉर्ट सर्किटेड व्हेन इट इज इन कांटेक्ट बाय अर्थ। तो इस शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या होता है, फिर यहाँ पे सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है, फेडिंग वेडिंग वगैरह वो हमने ऑलरेडी कवर किया है। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे क्या है, कौन सा यहाँ पे कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो शॉर्ट सर्किटेड होता है, कब, जब ये वेव जो है किसके साथ होती है, इन कांटेक्ट बाय अर्थ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, नाइदर वर्टिकल और नाइदर हॉरिजॉन्टल और नॉर वर्टिकल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में पढ़ा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच आर द फॉलोइंग मोड ऑफ प्रोपगेशन द वेव्स आर गाइडेड अलॉन्ग द सरफेस ऑफ अर्थ। तो कौन सा मोड ऑफ प्रोपगेशन है जिसमें क्या होता है, जो वेव्स होते हैं देट आर गाइडेड अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है जो हमारी ग्राउंड वेव प्रोपगेशन उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस वेव प्रोपगेशन भी हम उसको कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ग्राउंड वेव। ठीक है, तो बाकी तीन जो है, बाकी तीन देखिए ये स्पेस वेव है, तो ये अलॉन्ग द सरफेस ऑफ अर्थ नहीं होगी। इसके बाद LOS यानी कि लाइन ऑफ साइट, और इसके बाद है स्पेस वेव। ठीक है, तो ये तीन रॉन्ग आंसर्स हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन इज आल्सो नोन एज। तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन को हम क्या कहते हैं, सरफेस वेव प्रोपगेशन, ट्रोपोस्फेरिक वेव, आयोनोस्फेरिक वेव या स्ट्रेटोस्फेरिक वेव्स। तो इनको हम ग्राउंड वेव्स को हम कहते हैं सरफेस वेव्स भी हम इनको कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चलती हैं या प्रोपगेट होती है अलॉन्ग द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसलिए हम इनको सरफेस वेव्स भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग
प्रोपिगेट्स बाय ग्लाइडिंग ओवर द सर्फेस ऑफ अर्थ। इनमें से कौन सी वेव्स जो है प्रोपिगेट करती है बाय ग्लाइडिंग ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ? सरफेस वेव, ट्रोपोस्फेरिक वेव, आयोनोस्फेरिक और स्ट्रेटोस्फेरिक वेव्स। तो अगेन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सरफेस वेव्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, in which of the following modes of propagation the ionosphere acts as the reflecting surface of the waves? तो हमें बताना है इनमें से किस प्रोपेगेशन यानी किस मोड ऑफ प्रोपेगेशन में आयोनोस्फीयर जो है दैट एक्ट्स एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि जिससे क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है वेव्स। ठीक है, तो किस में? ग्राउंड वेव्स। तो वो ग्राउंड वेव्स क्या है? ये अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो ट्रेवल कर रही है। तो ये गलत है। स्काई वेव, स्पेस वेव या LOS। तो यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर देखें दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वो क्या? स्काई वेव्स। यानी कि अगर यहाँ पे आपका आयोनोस्फीयर है, यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे ट्रांसमीटर है, तो यहाँ से एक वेव जाएगी, तो यहाँ पे ये आयोनोस्फीयर इसको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा और यह यहाँ पे रिसीवर एंड तक यहाँ पे पहुँच जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये है आपकी स्काई वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो आयोनोस्फीयर जो है वो कहाँ पे एक्ट एज है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस करता है, दैट इज योर स्काई वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्काई वेव प्रोपेगेशन रिफ्लेक्ट इज द फ्रीक्वेंसीज। देखिए ऑलरेडी मैंने बताया स्काई वेव प्रोपेगेशन में क्या होता है। ये आयोनोस्फीयर है आपका, तो यहाँ पे क्या ये क्या करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है किनको? रेडियो वेव्स को ये रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन किस रेंज की फ्रीक्वेंसीज को ये रिफ्लेक्ट करता है? ठीक है, तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा फ्रीक्वेंसी रेंज है जिनको ये रिफ्लेक्ट करता है, और अगर इससे ज़्यादा होगा यानी कि अगर ग्रेटर देन दैट फ्रीक्वेंसी रेंज होगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज, तो वो यहाँ पे पेनिट्रेट कर जाती है। तो ऑलरेडी हमने सारा कुछ ये पढ़ा है, तो इसीलिए मे भी आपको ये क्वेश्चन ईजी लग रहे होंगे अगर आपने ये ऑलरेडी पढ़े होंगे अच्छे से। ठीक है, तो अब अगर आपने पढ़े नहीं होंगे तो आपको ये टफ लग रहे होंगे कि क्वेश्चन उसकी लेवल जो है वो टफ है। तो ये अगर आपको इजी लग रहा है तो इजी इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है? अगर इस फ्रीक्वेंसी रेंज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज के यहाँ पे वेव्स होंगी तो वो पेनिट्रेट कर जाती हैं और वो रिफ्लेक्ट यहाँ पे नहीं हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 2 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी इज 2 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी इज 2 गीगाहर्ट्ज टू 30 गीगाहर्ट्ज एंड ऑप्शन नंबर डी इज 30 गीगाहर्ट्ज टू 50 गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर देखेंगे वो है 2 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। देखिए यहाँ पे 2 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज है, अगर यहाँ पे ऑप्शन में होगा 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज तो ये भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे बल्कि चूंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है 2 मेगाहर्ट्ज, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यही है 2 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। और अगर 30 मेगाहर्ट्ज के ऊपर से क्या होगी? इससे हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगी? वो यहाँ पे पेनिट्रेट हो जाएगी थ्रू आयोनोस्फीयर और वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज करेक्ट आंसर है। इसके बाद हाउ फार आउट फ्रॉम द अर्थ सरफेस कैन स्काई वेव प्रोपेगेट, यानी कि कहाँ तक जो हमारी स्काई वेव्स होती हैं कौन सी? सरफेस, हाउ फार फ्रॉम द अर्थ सरफेस स्काई वेव्स कैन प्रोपेगेट, यानी कि कितनी दूर तक ये जा सकती हैं, कितनी दूर तक ये प्रोपेगेट कर सकती हैं। दैट इज 50 to 400 किलोमीटर्स, बिलो 50 किलोमीटर 600 to 750 किलोमीटर्स, 50 to 400 मीटर्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है क्योंकि ये मीटर्स में इतना काम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर देखेंगे दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, 50 to 400 किलोमीटर्स तक ये जा सकती हैं। ठीक है, तो इसके बाद स्पेस वेव प्रोपेगेट्स एट विच फ्रीक्वेंसी बैंड। तो जो स्पेस वेव्स होती हैं आपकी वो किस फ्रीक्वेंसी रेंज में प्रोपेगेट करती है, यानी कि किस फ्रीक्वेंसी रेंज में वो मतलब जो यहाँ पे वेव्स होती है स्पेस वेव्स ये किस फ्रीक्वेंसी बैंड में आती हैं। देखिए VHF यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमें बताना है किस फ्रीक्वेंसी रेंज में आती है, तो दैट इज VHF यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में आती है। किसमें? VHF रेंज। और इसके बाद है एक UHF दैट इज अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ये है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज आता है और इसमें कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी रेंज आता है। तो यहाँ पे स्पेस वेव जो है ये किस फ्रीक्वेंसी बैंड में आती है? दे प्रोपेगेट एट विच फ्रीक्वेंसी बैंड, दैट इज योर VHF यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर डेंसिटी इज बेसिकली टर्म्ड एज अ पावर पर यूनिट एरिया। तो पावर डेंसिटी की जो फार्मूला है पावर डेंसिटी, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज टर्म्ड एज पावर पर यूनिट एरिया, यानी कि कौन सा पावर?
रिफ्लेक्टेड पावर, रिफ्रैक्टेड पावर, रेडिएटेड पावर या डिफ्रेक्टेड पावर। सो ये है आपका रेडिएटेड पावर, यानी कि कितना पावर जो है रेडिएट होगा पर यूनिट एरिया, उसको हम कहते हैं पावर डेंसिटी। लेकिन पावर कौन सा है, ना रिफ्लेक्टेड है ना रिफ्रैक्टेड है, बल्कि कौन सा है, रेडिएटेड पावर। ठीक है, इसके बाद अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स डिक्शनरी व्हाट इज एन एंटीना। तो एंटीना की जो है डेफिनेशन यहाँ पे पूछ रहे हैं, एंटीना की डेफिनेशन क्या है। इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस, ये एक इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस है। सेंसर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये एक सेंसर है। ट्रांसड्यूसर बिटवीन गाइडेड वेव एंड फ्री स्पेस वेव। और देखिए ट्रांसड्यूसर है ये, ठीक है, ट्रांसड्यूसर है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे देखेंगे, इट इज अ मेटालिक डिवाइस फॉर रेडिएटिंग और रिसीविंग रेडियो वेव्स। तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये एक मेटालिक डिवाइस है जो कि क्या करता है, रेडिएट करता है या रिसीव करता है। देखिए रेडिएट करता है कहाँ पे, ट्रांसमिटिंग एंड पे, और रिसीव करता है कहाँ पे, रिसीविंग एंड पे ये रिसीव करता है। सो इट इज़ अ डिवाइस या हम कहेंगे मेटालिक डिवाइस फॉर रेडिएटिंग और रिसीविंग रेडियो वेव्स। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन रेडियो ट्रांसमिशन व्हाट डज द टर्म एटेन्यूएशन रेफर टू। देखिए दो टर्म्स है ये, एक है आपकी एटेन्यूएशन और दूसरी आपकी फेडिंग। तो दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट है। तो पहले हम यहाँ पे एटेन्यूएशन देखेंगे, एटेन्यूएशन क्या है। इन रेडियो ट्रांसमिशन व्हाट डज द टर्म एटेन्यूएशन रेफर टू, इंक्रीज इन सिग्नल स्ट्रेंथ। तो ये गलत है, तो इंक्रीज नहीं है ये डिक्रीज है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। द डिस्टॉर्शन ऑफ द सिग्नल ओवर ए डिस्टेंस, ये ऐसे रखते हैं ऑप्शन फिलहाल। द डिक्रीज इन सिग्नल स्ट्रेंथ ओवर ए डिस्टेंस, तो जो सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है ओवर ए डिस्टेंस। यानी कि फॉर एग्जांपल एक सिग्नल है यहाँ पे, ये क्या करती है, एक कुछ डिस्टेंस क्या करती है यहाँ पे, ये ट्रेवल करती है और विद डिस्टेंस यानी कि ओवर डिस्टेंस, इसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है, फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसी सिग्नल थी तो जब ये आगे आगे पहुंच जाएगी तो इसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पे कम होती जाएगी। तो इसको हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एटेन्यूएशन। तो ऑप्शन नंबर 4 द स्टेबिलिटी ऑफ द सिग्नल, दो स्टेबिलिटी भी ये नहीं है। सो ये क्या है, इट इज़ द डिक्रीज इन सिग्नल स्ट्रेंथ ओवर ए डिस्टेंस। तो डिस्टॉर्शन भी नहीं है। तो ये क्या है, इट इज़ द डिक्रीज इन सिग्नल स्ट्रेंथ ओवर ए डिस्टेंस। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद फेडिंग है, फेडिंग का भी क्वेश्चन हम देखेंगे। तो फेडिंग हम वहीं पे जो है वहीं पे डिफाइन करेंगे। तो फेडिंग क्या होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज अ कॉमन यूज ऑफ बैंड पास फिल्टर इन रेडियो इंजीनियरिंग। तो हमें बताना है जो बैंड पास फिल्टर जो है इसकी क्या मतलब यूज है किसमें, रेडियो इंजीनियरिंग में। इट अलाउज ऑल फ्रीक्वेंसीज टू पास थ्रू, ये सब फ्रीक्वेंसी, ये एक डिवाइस है, क्या एक डिवाइस है। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो सारी फ्रीक्वेंसीज को पास करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, इट अलाउज ऑन ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज टू पास थ्रू। तो ऑप्शन नंबर बी क्या था यहाँ पे, कि ये कुछ स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पे पास करता है। ऑप्शन नंबर सी इट ब्लॉक्स ऑल फ्रीक्वेंसीज, जो कि गलत है, सब फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक नहीं करता। इट एम्पलीफाइज ऑल, तो एम्पलीफाई का भी, एम्पलीफिकेशन का इसका काम है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, इट अलाउज ओनली स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी टू पास थ्रू। फिर यहाँ पे दो किस्म के बैंड पास फिल्टर्स होते हैं, एक होता है लो पास फिल्टर जो कि सिर्फ लो फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पे पास करता है, और दूसरा है हाई पास फिल्टर जो कि हाई फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पे पास करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटीना इन रेडियो सिस्टम। तो एक एंटीना का प्राइमरी फंक्शन क्या है एक रेडियो सिस्टम में, कन्वर्ट रेडियो वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल वेव्स एंड वाइस वर्सा, बूस्ट द पावर ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल। तो ये गलत है, बूस्ट तो ये नहीं करता है। फिल्टर आउट अनवांटेड सिग्नल फ्रीक्वेंसी, तो ये भी गलत है। स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये रेडियो वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और फिर अगेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वापस किस में करता है, रेडियो वेव्स में। ठीक है, तो ये डिपेंड है कि कौन सा एंटीना होगा, रिसीविंग एंटीना होगा या ट्रांसमिटिंग एंटीना होगा। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैपेसिटर एंड ए कॉइल इन पैरेलल इज कॉल्ड। देखिए आपके पास अगर एक कॉइल है ऐसे और एक कैपेसिटर है, और ये क्या है, ये है पैरेलल में, पैरेलल। ठीक है, तो इस सर्किट को हम क्या कहते हैं, ट्यूनड सर्किट, टाइमिंग सर्किट, डिले सर्किट या स्किमिड सर्किट। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखेंगे, दैट इज योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज योर ट्यूनड सर्किट। तो इस सर्किट को हम क्या कहते हैं, ट्यूनड सर्किट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे मतलब गए हैं। द इम्पीडेंस ऑफ ए कोएक्शियल केबल यूज्ड फॉर टीवी इज। देखिए आप हमारा जो टीवी होता है और यहाँ पे आपका डिश टीवी है, क्या है डिश टीवी। तो यहाँ से यहाँ तक जो हम केबल यूज करते हैं उसको हम कहते हैं कोएक्शियल केबल, कोएक्शियल केबल। तो ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है कोएक्शियल केबल के बारे में। तो हमें बताना है इस कोएक्शियल केबल की इम्पीडेंस जो है वो कितनी होती है, 75 ओम्स, 500 ओम्स, 300 ओम्स या 10 ओम्स। यहाँ पे एक और चीज़ आपको पता चली कि
इम्पीडेंस का एसआई यूनिट क्या है वो दैट इज ओम्स, और रेजिस्टेंस का भी यही सेम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए करेक्ट आंसर, दैट इज 75 ओम्स। तो इस कोएक्सियल केबल की इम्पीडेंस जो है वो होती है 75 ओम्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। यूजुअली माइक्रोवेव सिग्नल्स आर नॉट यूज्ड फॉर आयोनोस्फेरिक प्रोपेगेशन। आयोनोस्फेरिक मतलब स्काई वेव प्रोपेगेशन। तो इसमें हम माइक्रोवेव सिग्नल जो है वो हम यूज़ नहीं करते हैं, क्यों? आयोनोस्फेरिक लेयर्स एब्जॉर्ब माइक्रोवेव ट्रेमेंडसली। तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ड्रास्टिक डिस्पर्शन टेक्स प्लेस फॉर माइक्रोवेव सिग्नल्स इन आयोनोस्फेयर। तो यहाँ पे डिस्पर्शन होता है। स्केटरिंग प्रिवेंट्स प्रोपेगेशन ऑफ माइक्रोवेव सिग्नल्स थ्रू आयोनोस्फेयर। तो यहाँ पे स्केटरिंग की वजह से जो है वहाँ प्रोपेगेशन ऑफ माइक्रोवेव्स थ्रू आयोनोस्फेयर जो है वो नहीं होता है। और ऑप्शन नंबर 4 है माइक्रोवेव्स पेनिट्रेट थ्रू आयोनोस्फेयर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया अगर 300 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी तो यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे जो आपकी वेव्स जो है माइक्रोवेव वो पेनिट्रेट कर जाएंगी, क्योंकि माइक्रोवेव्स जो है इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो गीगाहर्ट्ज में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ ग्राउंड वेव ट्रेवल्स ओवर द अर्थ सरफेस बाय एक्वायरिंग डायरेक्ट पाथ थ्रू एयर फ्रॉम ट्रांसमिटिंग टू रिसीविंग एंटीना। तो हमें बताना है डायरेक्ट पाथ जो है वो कौन यहाँ पे एक्वायर करता है, कौन सी वेव, सरफेस वेव्स नहीं है क्योंकि ग्लाइड करते हैं किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। उसके बाद स्पेस वेव बोथ माने भी, तो ये भी नहीं हो सकता क्यों, जब वन है नहीं तो ये भी नहीं हो सकता। स्टैंडिंग वेव ये कुछ है नहीं। स्टैंडिंग वेव किस में है, एंटीना में पड़ा था VSWR में, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, जो कि हमारे रिफ्लेक्टेड वेव्स होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्पेस वेव। और इस स्पेस वेव को हम कहते हैं LOS सिग्नल में, यानी कि लाइन ऑफ साइट, यानी कि जहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी। ये आपका ट्रांसमीटर है, ये आपका रिसीवर है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी। तो इसलिए हम इसको कहते हैं LOS, यानी कि लाइन ऑफ साइट, जहाँ पे ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंड जो क्या है वो हमें दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट पाथ होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है स्पेस वेव। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेजेस लीड्स टू टाइम डिस्पर्शन फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग। तो यहाँ से आप स्टार्ट हो रहे हैं फेडिंग के क्वेश्चंस, किसके, फेडिंग के। तो हमें बताना है इनमें से, इन टाइप्स, ये सब क्या है टाइप्स ऑफ फेडिंग, इनमें से कौन सा फेडिंग टाइप है दैट लीड्स टू टाइम डिस्पर्शन फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग, वो कौन सा है, दैट इज योर मल्टीपास डिले सेपरेट। देखिए ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि फेडिंग जो है, फेडिंग के क्या क्या टाइप्स हैं, जैसे आपने पढ़ा था लार्ज स्केल फेडिंग आपने पढ़ा था, इसी तरह स्मॉल स्केल फेडिंग पढ़ा था, फिर लार्ज स्केल के टाइप्स और स्मॉल स्केल के टाइप्स। तो यहाँ पे क्या क्या था, यहाँ पे था लगभग पाथ लॉस था या शेडोविंग थी, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपके मल्टीपाथ डिले सेपरेट था और डॉपलर सेपरेट था। और इसी तरह फिर मल्टीपाथ के दो टाइप थे, एक थी आपकी कौन सी, फ्लैट फेडिंग, और दूसरा था आपका फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग। और इसी तरह इसके दो टाइप थे, फास्ट फेडिंग और स्लो फेडिंग। तो हमें बताना है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग जो है इनमें से किसकी वजह से फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग या टाइम डिस्पर्शन फेडिंग होती है। देखिए वो कौन सा है, वो आपका मल्टीपाथ डिले सेपरेट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपने अच्छे से मतलब पढ़ा होगा फेडिंग के टाइप्स तो आपको ये क्वेश्चन जो हैं सिंपल लगेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेट इज ए टाइप ऑफ लार्ज स्केल फेडिंग इन वायरलेस कम्युनिकेशन। तो आपको बताना है, देखिए ये भी आया है ऑलरेडी। तो आपको बताना है कि इनमें से लार्ज स्केल फेडिंग कौन सी है, फ्लैट फेडिंग, डॉपलर सेपरेट, शेडोविंग या फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट इज योर शेडोविंग। तो शेडोविंग क्या है, ये है लार्ज स्केल फेडिंग। तो लार्ज स्केल फेडिंग के दो ही टाइप्स हैं, एक है आपका पाथ लॉस और दूसरा है आपका शेडोविंग। ये दोनों क्या है, ये दोनों है आपके लार्ज स्केल फेडिंग। तो स्मॉल स्केल फेडिंग के फिर बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद डॉपलर सेपरेट रेफर्स टू, डॉपलर सेपरेट जो है ये क्या है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है, सिग्नल फेडिंग ड्यू टू डॉपलर शिफ्ट इन द चैनल, टेम्परेरी फेलियर ऑफ मैसेज ट्रांसफर, लार्ज कोहेरेंस टाइम ऑफ द सिग्नल एज कंपेयर टू द डिले कॉन्स्टेंट्स, ऑल ऑफ द मेंशनड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज द सिग्नल फेडिंग ड्यू टू डॉपलर शिफ्ट इन द चैनल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाइप ऑफ स्मॉल स्केल फेडिंग बेस्ड ऑन डॉपलर सेपरेट आर। वो कौन से टाइप है स्मॉल स्केल फेडिंग के ऑन द बेस ऑफ डॉपलर सेपरेट। देखिए अगर हम यहाँ पे स्मॉल स्केल फेडिंग के टाइप्स देखेंगे तो मेनली जो है यहाँ पे दो टाइप्स हैं, एक है आपका मल्टीपाथ डिले सेपरेट,
और दूसरा कौन सा आपका, दूसरा आपका डॉपलर स्प्रेड। डॉपलर स्प्रेड, और डॉपलर स्प्रेड के आपके दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज फास्ट फेडिंग एंड सेकंड वन इज स्लो फेडिंग। तो दोनों दो ही टाइप्स हैं किसके, डॉपलर स्प्रेड के। और अगर आप यहाँ पे मल्टी डिले स्प्रेड की बात करेंगे, इसके क्या क्या है, फ्लैट है, और इसी तरह एक और है दैट इज यूर फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग। तो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग और फ्लैट फेडिंग ये दोनों किसके, मल्टीपास स्प्रेड के। तो ये गलत है और ये भी गलत है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नॉन सिलेक्टिव फेडिंग, जो फ्रीक्वेंसी नॉन सिलेक्टिव फेडिंग है, इसी को हम कहते हैं फ्लैट फेडिंग भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, यानी कि फास्ट फेडिंग इज अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल फेडिंग बेस्ड ऑन डॉपलर स्प्रेड। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लैट फेडिंग और फ्रीक्वेंसी नॉन सिलेक्टिव फेडिंग। तो फ्लैट फेडिंग का एक और नाम है दैट इज वर फ्रीक्वेंसी नॉन सिलेक्टिव फेडिंग इज अ टाइप ऑफ फेडिंग। ये किसका टाइप है, मल्टीपार्ट डिले स्प्रेड स्मॉल स्केल फेडिंग, डॉपलर स्प्रेड स्मॉल स्केल फेडिंग, या बोथ एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो अभी हमने देखा जो फ्लैट फेडिंग जो है ये किसका टाइप है, इट इज अ टाइप ऑफ मल्टीपाथ डिले स्प्रेड स्केल फेडिंग। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेडिंग इज कॉज्ड ड्यू टू। तो फेडिंग किस चीज़ की वजह से होती है, मल्टीपाथ प्रोपिगेशन। मल्टीपाथ प्रोपिगेशन की वजह से करेक्ट है। ओब्स्टेकल्स यानी कि जिसकी वजह से फिर क्या होती है, शेडोविंग, ये भी करेक्ट है। फ्रीक्वेंसी वेरिएशन एट द सोर्स, ये गलत है, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन इसकी वजह से नहीं होता है। वेरिएशन इज इन एम्पलीट्यूड एंड फेज एट रिसीवर। देखिए आपने पढ़ा होगा इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस की वजह से क्या होगा, जब मल्टीपाथ यहाँ पे होंगे, मल्टीपाथ स्प्रेड, तो यहाँ पे फिर दो वेव जो है एक ही पॉइंट पे रिसीवर एंड पे क्या होती है, यहाँ पे मीटअप करती है, तो इनका फेज जो है, फेज यहाँ पे डिफरेंट होता है और एम्पलीट्यूड भी यहाँ पे वेरी करता है। तो ये भी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कौन सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1 2 4 आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेडिंग ड्यू टू शेडोविंग इज। तो शेडोविंग की वजह से ये फेडिंग ड्यू टू लार्ज ऑब्स्ट्रक्शन, ये आप ऐसे याद रखना, जब लार्ज ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि माउंटेन्स, बिल्डिंग्स, लार्ज ट्रीज की वजह से जो होगी क्या, फेडिंग, उसको हम कहते हैं शेडोविंग। तो ये आप ऐसे याद रखना ये पॉइंट। इसके बाद डेज इज ए टाइप ऑफ लार्ज स्केल फेडिंग इन वायरलेस कम्युनिकेशन। तो इनमें से लार्ज स्केल फेडिंग का कौन सा टाइप है, ऑलरेडी हमने क्या क्वेश्चन, दैट इज शेडोविंग। ये तीनों क्या है, ये तीनों है स्मॉल स्केल फेडिंग, और शेडोविंग क्या है, लार्ज स्केल फेडिंग। और एक है दैट इज पाथ लॉस, वो भी क्या है, लार्ज स्केल फेडिंग। रेडियो चैनल यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बेस स्टेशन टू द मोबाइल। बेस स्टेशन क्या हुआ आपका, यानी कि टावर, आपका जो टावर होता है उसी को हम कहते हैं बेस स्टेशन। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे आपका मोबाइल है, क्या है, मोबाइल यूजर, आप यहाँ पे मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो चैनल्स होती हैं, क्या होती है, दो चैनल्स होती है। ठीक है, एक होती है फॉरवर्ड चैनल और दूसरी होती है रिवर्स चैनल। तो देखिए जो चैनल सिग्नल पहुंचाएगी ऊपर से नीचे तक इस डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड चैनल। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड चैनल। और जो चैनल यानी कि आपकी रेडियो वेव पहुंचाती है आपके मोबाइल फोन से इस टावर तक, उसको कहते हैं रिवर्स चैनल। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये बता रहा है कि रेडियो चैनल यूज फॉर ट्रांसमिशन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बेस स्टेशन यानी कि टावर टू मोबाइल, दैट इज योर फॉरवर्ड चैनल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हैंड ऑफ भी आपने ऑलरेडी पढ़ा, हैंड ऑफ क्या होता है, यानी कि जब एक सेल से दूसरी सेल में क्या एक यूजर चला जाएगा तो यहाँ पे कॉल ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विसेज जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेंगी, यानी कि कॉल यहाँ पे आपकी नहीं कट हो जाएगी, तो उसको हम कहते, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हैंड ऑफ। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग चैनल्स आर आल्सो नोन एज। जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग चैनल्स जो हैं उनको हम कहते हैं वाइड बैंड चैनल्स। तो ये भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। नैरो बैंड इनकरेक्ट है, एम्पलीट्यूड वेरिंग चैनल या फेज वेरिंग चैनल, तो तीनों क्या है, इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज वाइड बैंड चैनल। जो आपकी फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग चैनल है उसको हम कहते हैं वाइड बैंड चैनल भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहेरेंस टाइम रेफर्स टू। तो कोहेरेंस टाइम क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू अटेंड ए कॉल विद द बिजी बेस स्टेशन, गलत है ये। टाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर, तो ये भी गलत है। मिनिमम टाइम फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ ए चैनल, ये कितना टाइम लगेगा एक चैनल के मैग्नीट्यूड या और फेज चेंज होने में, उसको हम कहते हैं कोहेरेंस टाइम। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट यहाँ पे, मिनिमम टाइम फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ द चैनल। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन रेडियो वेव प्रोपेगेशन फेडिंग रेफर्स। तो देखिए अब आ रहा है यहाँ पे फेडिंग का कंसेप्ट। तो फेडिंग क्या होती है, देखिए
जब आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी, किसकी वजह से? ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि फॉर एग्जांपल शेडोविंग की वजह से, यानी कि बहुत सारे बिल्डिंग्स आ जाएंगे यहाँ पे, टॉल माउंटेन्स आएंगे, टॉल ट्रीज या बड़े बड़े माउंटेन्स आ जाएंगे, या मल्टीपाथ स्प्लिट की वजह से, ठीक है, या डॉपलर शिफ्ट की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। तो उस चीज़ को हम कहते हैं फेडिंग। देखिए जो हमारी एटीन्यूएशन है, अगर यहाँ पे फेडिंग नहीं भी होगी, एटीन्यूएशन तब भी हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि जब विड डिस्टेंस जो है इस सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पे वीक हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो उस चीज़ को हम कहेंगे एटीन्यूएशन, ठीक है। तो एटीन्यूएशन होनी है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे लार्ज बिल्डिंग्स माउंटेन्स नहीं भी होंगे तो एटीन्यूएशन फिर भी हो जाएगी, क्योंकि विद डिस्टेंस जो है यहाँ पे एक मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करना है, क्या करना है ट्रेवल, तो आप यहाँ पे 10 किलोमीटर चलेंगे, तो कुछ किलोमीटर सफ़र करने के बाद आपको जो है यहाँ पे थकावट हो जाएगी, तो आपकी एनर्जी जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। तो उस चीज़ को हम कहेंगे एटीन्यूएशन। अब अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल बड़े बड़े माउंटेन्स आ गए बीच में, आप उन पे चढ़ना पड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उस चीज़ को हम कहते हैं फेडिंग। तो यहाँ पे अगर करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, द रिडक्शन इन सिग्नल स्ट्रेंथ, द चेंजिंग ऑफ द कलर, द शिफ्टिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, द चेंजिंग ऑफ वेवलेंथ। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, द रिडक्शन इन द सिग्नल स्ट्रेंथ। तो ये भी क्या है, रिडक्शन इन सिग्नल स्ट्रेंथ, फेडिंग, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉल स्केल फेडिंग डिस्क्राइब्स द डेज फ्लक्चुएशंस ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द सिग्नल। तो स्मॉल स्केल फेडिंग जो है ये क्या डिस्क्राइब करती है, डेज फ्लक्चुएशंस, रैपिड फ्लक्चुएशंस, स्लो फ्लक्चुएशंस या इंस्टेंटेनियस फ्लक्चुएशंस या डिफरेंट फ्लक्चुएशंस किसकी, एम्पलीट्यूड या फेज ऑफ सिग्नल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रैपिड। तो ये क्या है, ये डिस्क्राइब करते हैं रैपिड फ्लक्चुएशंस जो आएंगे आपके एम्पलीट्यूड में और फेज में। तो यहाँ पे उस चीज़ को हम कहते हैं स्मॉल स्केल फेडिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है, स्मॉल स्केल फेडिंग और लार्ज स्केल फेडिंग में क्या डिफरेंस है। इन अर्बन एरियाज, यानी कि अर्बन एरियाज की बात हो रही है, फेडिंग ओकर्स ड्यू टू हाइट ऑफ मोबाइल एंटीना डेज देन हाइट ऑफ सराउंडिंग स्ट्रक्चर। देखिए अब अगर आपका यहाँ पे अर्बन एरिया में क्या है, यहाँ पे टावर है, तो अर्बन एरिया में आपको पता है यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे टावर का साइज जो है या आपका बेस स्टेशन, इसका हाइट जो है वो होगी स्मॉलर, क्या होगी, स्मॉलर देन दीज बिल्डिंग्स। तो इसकी वजह से क्या होगी, इसकी वजह से शेडोविंग हो जाएंगी, या और इससे फिर क्या होगी, फेडिंग यहाँ पे होगी। तो यही क्या रहा है, यहाँ पे फेडिंग हो कर, तो फेडिंग हो रही है किस वजह से, ड्यू टू मोबाइल हाइट ऑफ मोबाइल एंटीना, जो आपका मोबाइल एंटीना है उसकी हाइट जो है वो क्या होगी, सेम, स्मॉलर, ग्रेटर या वेरी लार्ज। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, दैट इज स्मॉलर देन द हाइट ऑफ सराउंडिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इस वजह से क्या होगी, शेडोविंग होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉपलर शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सो डॉपलर शिफ्ट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ये इसके दो टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज फास्ट फेडिंग और स्लो फेडिंग। तो यहाँ पे जो है मोबाइल जो है उसकी वेलोसिटी पे ये डिपेंड है, यानी कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो इस वजह पे इस वजह से फिर दो टाइप्स हैं इसके, एक है फास्ट फेडिंग एंड दैट इज एंड अनदर इज स्लो फेडिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी कुछ लास्ट लेक्चर के सेशन के कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे। व्हाट इज द यूज ऑफ वैरेक्टर डायोड इन रेडियो रिसीवर। जो वैरेक्टर डायोड जो है, जो हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं, वो हम क्या करते हैं यूज रेडियो रिसीवर में, डीमॉड्यूलेशन, मिक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग या ट्यूनिंग। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो ट्यूनिंग एज ए ट्यूनिंग सर्किट जो है ये हम, या ट्यूनिंग डिवाइस हम ये यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं, ये आप याद रखना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेडियो रिसीवर। तो रेडियो रिसीवर की फंक्शन क्या है, टू डिटेक्ट एंड एम्पलीफाई इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम द कैरियर से क्या करना है, डिटेक्ट या एम्पलीफाई करना है किसको, इन्फॉर्मेशन सिग्नल को, जो आपकी ओरिजिनल मैसेज सिग्नल होती है। टू मॉड्यूलेट है मैसेज सिग्नल, गलत है, ये ट्रांसमीटर करता है। टू प्रोड्यूस है रेडियो वेव्स, ये भी गलत है। टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर, ये भी गलत है, एंटीना का काम है। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्या करता है, एक डिटेक्ट करता है और एम्पलीफाई करता है किसको, इन्फॉर्मेशन सिग्नल को फ्रॉम कैरियर। मॉड्यूलेशन इज डन, मॉड्यूलेशन हम कहाँ पे करते हैं, रिसीवर, ट्रांसड्यूसर बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रेडियो रिसीवर या ट्रांसमीटर। तो इसका आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में दे देना, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये पढ़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन टीवी ट्रांसमिशन पिक्चर सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड इज। तो यहाँ पे कौन सी मॉड्यूलेशन होती है, किसमें, पिक्चर ट्रांसमिशन में, ठीक है। तो पिक्चर ट्रांसमिशन में हमें बताना है कि कौन सी मॉड्यूलेशन होती है। फर्स्ट वन इज DSB SC, ठीक है, डबल साइड में सप्रेसर कैरियर। VSB वेस्टेजल
वेस्टिजियल सप्रेस्ड वेस्टिजियल साइड बैंड, इसी तरह SSB SC यानी कि सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर या पल्स। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये आपके सिलेबस में नहीं था, आपके सिलेबस में DSB SC और SSB SC थे, ठीक है। तो VSB आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट यहाँ पे। तो टीवी ट्रांसमिशन में हम पिक्चर जो है, पिक्चर सिग्नल इज डे डिश मॉडुलेट, तो इसकी VSB मॉड्यूलेशन होती है वेस्टिजियल साइड बैंड, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसमीटर इन कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दे देना, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो देखिए अभी तो 30 मिनट्स हो गए इस लेक्चर के, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन एफिशिएंसी किसमें, AM यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या है, दैट इज 33%। क्यों, क्योंकि आपके जो साइड बैंड जो है वही क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, एफिशिएंसी में, क्योंकि वही क्या करते हैं, कैरी करते हैं इन्फॉर्मेशन करते हैं। बाकी कैरियर जो है, कैरियर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं कैरी करते, तो वो क्या होती है, लॉस हो जाता है इसकी वजह से पावर, और इसकी वजह से फिर हमने क्या किया, इसको सप्रेस किया, यानी कि सप्रेस्ड कैरियर, और बाकी पावर जो है इसी में लॉस होता था। तो इस वजह से फिर हमने डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर जो है वो यहाँ पे लाई, नई टेक्नोलॉजी यानी कि नया मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो AM में होती है वो है 33%। तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। तो ये ऑलरेडी हमने पढ़े हैं, पावर क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, AVC स्टैंड्स फॉर, AVC की फुल फॉर्म क्या है, एब्रप्ट वोल्टेज कंट्रोल, ऑडियो वोल्टेज कंट्रोल, ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल या ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल आप याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज ए कैरियर सीविंग। कैरियर सीविंग क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिविएशन, विड्थ ऑफ साइड बैंड, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी या टोटल वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D, देयर इज टोटल वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी जो क्या होती है, लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएशन जो आती है एक सिग्नल में, उसी को हम कहते हैं कैरियर सीविंग। तो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन वेव। ये साइन वेव क्या है, पीरियडिक वेव है, पीरियडिक है, रैंडम है या डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है। तो ये क्या है, ये एक पीरियडिक सिग्नल। तो पीरियडिक क्यों है, क्योंकि आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जो है ये अपने आप को रिपीट करते हैं, यानी कि देखिए ये एक साइकिल हुआ यहाँ तक, उसके बाद एक और साइकिल, उसके बाद एक और साइकिल। तो आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जो है ये क्या होती है, अपने आप को रिपीट करती है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक पीरियडिक सिग्नल है, ठीक है। तो हमारी कैरियर वेव जो होती है एनालॉग कम्युनिकेशन में दैट इज साइन वेव। इन टीवी ट्रांसमिशन साउंड सिग्नल इज डे डिश मॉड्यूलेटेड, ठीक है। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है, फेज प्लस फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड। कौन सी मॉड्यूलेशन होती है यहाँ पे, दैट इज योर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टीवी ट्रांसमिशन में। नहीं सॉरी, फ्रीक्वेंसी है, साउंड की बात हो रही है। तो साउंड जो है यहाँ पे दो मॉड्यूलेशन होती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और होती है हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हम साउंड के लिए यूज़ करते हैं, और AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम यहाँ पे पिक्चर के लिए हम यूज़ करते हैं। ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि इसमें टीवी ट्रांसमिशन में हमने पढ़ा। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है, नहीं ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर ये, हाँ। तो यहाँ पे हमारा आज का जो सेशन है वो हमने हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट सेशन में हम लाएंगे मॉड्यूलेशन और टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन पे नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस हम लाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा टारगेट जो है 300 प्लस क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कम से कम 300 प्लस ही हम करेंगे, यानी कम से कम 300 और मैक्सिमम से मैक्सिमम हम 500 तक जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, उम्मीद है आपको आज का जो ये सेशन है ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये, तो अपने दोस्तों के साथ भी इन सेशंस को आप शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अल्लाह हाफिज़।